नेक्स्ट सेशन के लिए इनवाइट करूंगा रामकिशोर कावरे जी को, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, मौसम बिसेन को, तेज तर्रार नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस के विधायक विवेक विक्की पटेल को। प्लीज सर आप तीनों मंच पर आए। सर मैडम रामकिशोर जी प्लीज आइए, मौसम बिसेन जी, विवेक पटेल जी, विक्की पटेल जी। रमेश एक चेयर और थोड़ी सी चेयर कैमरे के साथ सर थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। ये अगला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, चूंकि बालाघाट के स्थानीय नेता हैं और विधायक हमारे बगल में मौजूद हैं। विवेक विक्की पटेल, रामकिशोर कावरे जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मौसम बिसेन जी हैं, बहुत सारी डिबेट शोज में इनके साथ रहा हूँ, बड़ी तेज तर्रार हैं। सबसे पहला सवाल तो मौसम जी आपसे शुरू करता हूँ मैं। मध्य प्रदेश की पूरी सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है और अभी हाल में ही आप ओबीसी की सदस्य भी नियुक्त हुई हैं, और लकीली बालाघाट ही एकमात्र ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी भी है। क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, लगातार पेशियां हो रही हैं, अब 8 अक्टूबर से वापस हियरिंग शुरू होगी, कहां पेंच फंसा था, कहां चूक हो रही थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा था? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से 2019 में अध्यादेश लाकर कांग्रेस की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण देने की बात करी गई, लेकिन उसको बाद में बिल लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर वो एक्ट बना। सबसे बड़ी चीज़ उसमें बिल में कि उन्होंने ये दिया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या 27% है। दूसरा बिंदु ये कि कोई भी क्वांटिफाइबल डेटा उसमें नहीं दिया गया। और जब एक्ट आया अगस्त 2019 में, उसके बाद पहली एक याचिका दीक्षित की, उसके बाद फिर शिवम गौतम की याचिका, ऐसे करते करते लगभग 40 से अधिक याचिकाएं उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए आ गई। और इसके साथ ये समझ में आया कि जो तात्कालिक निर्णय 87-13 का निकालकर सरकार ने एक रास्ता निकाला, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध भी है, संकल्पबद्ध भी है और चरणबद्ध तरीके से वो अपने प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 24 तारीख से टॉप ऑन द टेबल करके रोज सुनवाई होना था। जो दस्तावेज हमारे पक्ष के द्वारा, सरकार के पक्ष, केंद्र की सरकार के द्वारा आर वेंकटमणि, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पी विल्सन, स्पेशल काउंसिल के मेंबर, ये सब उसमें अपीयर हुए। लेकिन वहां पर जो हमारे एंटी, जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया, विरोधी, उन्होंने अपने लिए समय मांगा है और इसको लेकर भ्रम की स्थिति भी कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। वास्तविकता यह है कि जो पूरे दस्तावेज हम मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वकीलों ने रखे हैं, उसमें 1983 की महाजन आयोग की रिपोर्ट से लेकर
2022 की गौरी शंकर बिसेन आयोग की रिपोर्ट तक के पूरे दस्तावेज और उसके साथ साथ जो हमारी महू की अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसके भी आंकड़ों के साथ इतनी मजबूती से पक्ष रखने का प्रयास किया गया है। चूंकि समय उन्होंने मांगा है कि दे वांट टू गो थ्रू द होल रिपोर्ट्स, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 अक्टूबर से इसकी सुनवाई होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकती हूं कि हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और सरकार का पक्ष रखते हुए पूरी ताकत के साथ ये प्रयास होगा कि जो कमियां कांग्रेस के शासन के द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिल में थी, एक्ट में थी, उसको पूरा करते हुए हम अपनी पूरी रिपोर्ट, जिस आयोग में मेरा नियुक्ति हुई है वह भी इसी पर काम करें कि हम भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिससे पूरी मजबूती के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें और ये साबित कर सकें कि वाकई मध्य प्रदेश में ओबीसी जिसकी आबादी 50 से ज्यादा है वो 27% आरक्षण का हक उनको मिले, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उनकी भागीदारी बढ़े, और इसके साथ साथ जो वर्षों से, पिछले लगभग 6 सालों से जो हमारे काफी अभ्यर्थी हैं जो 87-13 होल्ड के कारण जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है उसका भी निराकरण होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कोशिश शुरुआत अच्छी हुई है, अब सब एक साथ हैं, एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। 27% आरक्षण मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रास्ता साफ हो जाएगा। कामरे जी हमारे साथ हैं। सर, आप जिलाध्यक्ष हैं, पिछली सरकार में आप मंत्री थे, हार गए, क्या चूक हो गई? कुछ विश्लेषण किया, समीक्षा हुई? और एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिहाज से है, चूंकि बालाघाट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया चुनाव में, पिछले चुनाव में, जैसे कई जिलों ने 100% दिया, इंदौर देखिए और भी कई जगह हैं, बालाघाट में कहाँ चूक हो गई? सबसे पहले आपको धन्यवाद। चूंकि राजनीति में हार जीत होना है, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, बहुत सारे राजनीतिक समीकरण होते हैं और उन समीकरणों के कारण कई बार प्लस माइनस होते रहता है। लगातार हम जब बालाघाट जिले को देखते हैं तो बालाघाट जिले का इतिहास कुछ और रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमने विकास को चुना, विकास के साथ में हम लोगों को लेकर आए, और लोगों को जब लेकर आए तो अधोसंरचना के क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के कारण भी लोग हमसे जुड़े, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 विधायक रहे, कभी 2 विधायक रहे, अभी 2 विधायक हैं। तो इस प्रकार का पहले से ही हमारा यहाँ का समीकरण रहा। उसी समीकरण में इस बार भी हमारे 2 विधायक हैं। चलिए, विक्की पटेल जी, आप तो कांग्रेस से विधायक हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में सुनवाई हो रही है क्या आप लोग की? क्या लगता है कि कौन सी ऐसी डिमांड्स थी, कौन सी ऐसी मांगे थी? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से हैं, चावल का अच्छा खासा वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। लगातार हमारा प्रयास होता है सदन में, हम विपक्ष के विधायकों को सदन के माध्यम मिलता है अपनी बात उठाने का। आपने कितने सवाल लगाए थे इस बार? हर बार आपने देखा होगा, जब से मैं विधायक बना हूं, जो भी सदन हुआ है, हर बार मैंने बोला है और क्षेत्र की समस्या रखी, क्षेत्र के साथ जिले की समस्या रखी है। इस बार मेरे 25-30 सवाल लगे थे, हर बार लगते हैं। मैंने कहा कि हमारे विपक्ष के विधायकों का सबसे मजबूत माध्यम होता है अपनी बात उठाने का, वो होता है विधानसभा। जब भी मौका आया है, अभी मैंने उठाया था पिछले पहले, क्योंकि हमारा जिला, जैसे आपने कहा चावल की बात की, हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। सर्वाधिक हमारे क्षेत्र के किसान धान लगाते हैं, और सरकार ने चुनाव वाली वादा की थी कि हमारी सरकार आएगी, धान का 31 रुपये क्विंटल देंगे। 2 साल सरकार आ गई, इन्होंने दिया ही नहीं। कल भी हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय आए थे कटंगी, तब भी हमने उनको उनके वादा खिलाफ याद दिलाने का प्रयास किया कि आप, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसान है, धान उगाता है, धान बेचता है। जब किसान संपन्न होगा, बच्चों को शिक्षा देगा, पूरा उसका जीवन से डिपेंड करता है किसान पे, खेती पे। तो हमने यही कहा था कि अपना वादा पूरा करें, समय पे किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध हो। जो किसान जुड़ी संस्था है, चाहे कृषि उपज मंडी हो, चाहे सोसाइटी हो, नहर हो, इनके चुनाव नहीं हो रहे। आप देखो ना, इस समय सोसाइटी में लोग भटक रहे थे, कल ही उनकी हड़ताल खत्म हुई। लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था। अभी हमारे धान का रजिस्ट्रेशन होता है, वो नहीं हो रहा था। तो हम ये चाहते हैं, हम हमेशा, हमारा प्रयास होता है हमारा जिला किसान जिला की किसानों की सुविधा हो, सोसाइटी अपना अच्छा काम करे, किसानों को अच्छी उपज मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। कामरे जी, खाद की क्राइसिस नहीं है मध्य प्रदेश में, सरप्लस में है खाद। बार बार खुद मुख्यमंत्री भी ये आंकड़ा देते हैं और मार्केट से भी हम लोग को आंकड़े मिलते हैं। खाद बहुत अच्छी स्थिति में है मध्य प्रदेश में, लेकिन वितरण उसका ठीक नहीं है। बालाघाट की भी तस्वीरें हम देखते हैं, मुरैना में तो लाठियाँ चल रही हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में लाठियाँ चल रही हैं, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुझे किसानों का ये दुख देख के बहुत दर्द होता है। क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं?
देखिए, बालाघाट की अगर हम बात करें, बालाघाट में किसी प्रकार का ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ की सारी सोसाइटियाँ और सोसाइटी के माध्यम से हम वितरण जो करते हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार सारी व्यवस्थाएं करती है और उस दृष्टि से बालाघाट में हमने सारे जगह हमने पहुंचाने का काम किया। अभी हमारे विधायक जी ने एक बात कही कि किसानों के 3100। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में 5 साल के लिए हमने कहा था कि हम धीरे धीरे हम 3100 में खरीदेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो में है और तय। उसके आधार पे भी हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि हमने जो कहा है वो करेंगे और उसके तहत हमारे किसान को जो लाभ मिल जाए उसके लिए कल प्रति हेक्टर हमने 4000 रुपया देने का काम किया है। अधिकतम 10,000 रुपये हमारे किसानों को मिला। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक जी बैठे हुए हैं, ये इतिहास में ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी यहीं के हैं। लेकिन यदि किसानों के लिए किसी सरकार ने किया, देखो लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, यदि किसान के खाते में 1 रुपए भी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में पहुंचाई होगी तो बताइए। कांग्रेस तो कहती है कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपये उस किसान के खाते में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसान के खाते में 6,000 रुपया सेंट्रल के, 6,000 रुपया स्टेट के, ऐसे 12,000 रुपए हम किसान के खाते में देने का काम किया। यही मध्य प्रदेश की सरकार है। आदरणीय गौरीशंकर जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान को हमने 0% में ब्याज देने का काम किया। यही मध्य प्रदेश की सरकार है। यदि कोई किसान यदि खेत में उसके काम करते करते यदि मृत्यु हो जाए, पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पहले की गवर्नमेंट थी, किसी ने इसकी चिंता नहीं किया। लेकिन एक किसान का बेटा जब प्रदेश का मंत्री बनता है, उन्होंने योजना बनाई और योजना बना के यदि कोई बिजली से या अतिवृष्टि किसी प्रकार से जहरीली सर्प से यदि उसकी डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपए उस परिवार को उस परिवार को देने का काम सर, वहां भी फ्रॉड हुआ जो 4 लाख सर्पदंश से मौत वाला जो आप कह रहे हैं, वहां भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में फ्रॉड हुआ। बालाघाट भी उसमें से एक है। देखिए, मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा, मैं बता देखिए हमने सरकार में रहते हुए पॉलिसी बनाए, पॉलिसी अच्छी बनी, एग्जीक्यूशन नहीं है। पॉलिसी बना के नीचे तक के हमने उतारने का काम किया है। चलिए विक्की पटेल, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं ना खाद की कमी है यहाँ पे, किसानों को 3100 रुपए क्विंटल में भी मिलेगा, चुनावी साल में मिलेगा? जैसे इन्हें कहा भी कि हमारे गुस्सा में था कि हम 5 साल में पूरा करेंगे, मेरे पास रखी कापी अभी। इन्हें कहा सरकार बनते ही पूरा करेंगे। सरकार बनते ही धान का 3100 देंगे, गेहूं का 2700 देंगे, महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देंगे, 450 सिलेंडर देंगे। पूछो ना आप, ये वही पार्टी के लोग हैं कि सरकार बनते ही सबके खाते में 15 लाख आएंगे। आज 15 लाख आप पता कर लीजिए, स्विस बैंक में कालाधन कई गुना बढ़ गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। रही बात, ये भैया कह रहे थे, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, मित्र हैं हमारे, कि कांग्रेस ने क्या किया। अंदर क्या बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 72,000 करोड़ कर्जा माफ की कांग्रेस ने। कभी पूछा नहीं कभी कर्जा माफ किया हुआ? जब कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने माफ किया 50,000 तक किया। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्या, विधानसभा में किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्वेश्चन लगाया तो उसमें रिकॉर्ड है 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। नहीं, ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे इन्होंने वादा किया है कि अगले 5 साल में हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, वैसे ही कमलनाथ जी ने वादा किया था कि अगले 5 साल में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 40,000, 80,000, 60,000 इस तरीके से कर्जा माफ हुआ है। मौसम जी, लाडली बहनों का बड़ा एक वादा था कि 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। आप लोग तो फील्ड में रहती हैं, मैं एक प्रवक्ता के लिहाज से आपसे सवाल कर रहा हूँ, कितनी मुश्किलें आती हैं आपको, सामना फेस करना पड़ता होगा महिलाओं को, लड़कियों को, कि 3,000 रुपए कब देंगे आप लोग? जिस दिन 5 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की, तब से ही एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश, नया उजियाला महिला बहनों के जीवन में देखने की एक आस जगी। मैं तो हमारे कांग्रेस के साथी से कहना चाहती हूं कि इनकी सरकार इधर लाडली बहना के 3,000 की बात करती है, लेकिन जब पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अगर लाडली बहना की घोषणा करती तो इन्हीं के नेता कोर्ट में जाकर लर्जी लगाते हैं जिससे लाडली बहना का लाभ न मिल सके। वो लोग तो एक कदम आगे निकल के भाइयों को दे रहे हैं। और ये जो बात है लाडली बहना की, ये बड़ी स्पष्ट है, ये इतनी स्पष्ट है कि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम बढ़ते क्रम में 1,000 रुपए से शुरू किया, 1250 किया और अब अगले माह से 1,500 रुपए देने चाहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, आपने ये बात तो पूछी, मैं पूछना चाहती हूँ, आप इनसे भी पूछिए, कांग्रेस के हमारे विधायक जी से, कि इनके नेता उन्हीं लाडली बहनों पर आरोप लगाते हैं। दुर्भाग्य है
कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली बहनें अगर कहीं हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी आरोप लगाकर उन लाडली बहनों को शर्मसार करते हैं। एक और जहां हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, कांग्रेस के नेता महिलाओं को पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है। पटेल साहब, जीतू पटवारी के इस बयान पे तो आपको भी थोड़ा अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि आपको भी फील्ड पे जाना है, महिलाओं से मिलना है। मुझे जीतू पटवारी का अफसोस नहीं हो रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका भाषण सुनिए आप, क्या कहा उन्होंने कांग्रेसियों के बारे में। मुख्यमंत्री इस तरह का बड़ा नेता महिलाओं के बारे में ऐसा बोले। आप पता करिए, सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार किस प्रदेश में हो रहा है, सर्वाधिक महिलाओं से बलात्कार कहां हो रहा है, सर्वाधिक महिलाओं का अपहरण कहां हो रहा है। ऑन द रिकॉर्ड 1 साल में 55,000 महिलाएं गायब है। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ यही हो रहा है, सब बलात्कार यही हो रहा है। भाषा की बात कर रहे थे आप, ये बात कर रहे थे कि 3,000 रुपये महीना, 1,200 रुपये ये फलाना, ये कब देते? चुनाव में देते हैं। चुनाव में दिए, ये होने क्यों चाहिए? ऐसी स्थिति होना चाहिए। कोई भी पार्टी ऐसा क्यों करते कि आप चुनाव के समय दे दिए फिर गायब हो गए? नहीं, लेकिन देने वाले तो पहले आप लोग थे। लाडली बहना वाला फॉर्मूला आप लोग का था। कमलनाथ जी कहते हैं वो चोरी हो गया। चोरी हो गया? सारी चीज कमलनाथ जी कहते चोरी हो गया। ओबीसी आरक्षण वो देने वाले थे, महिलाओं को देने वाले थे, युवाओं को रोजगार देने वाले थे। ओबीसी आरक्षण 2019 में कमलनाथ जी उसका अध्यादेश लाया था। आज 13% होल्ड हुआ है। हमारे प्रदेश की 75% आबादी ओबीसी है। हमारे जिले में सर्वाधिक ओबीसी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ा होगा आपने, फ्रंट पेज पे आया था, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार लापरवाही बरत रही है। इस कारण से प्रदेश के लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ध्यान दे। प्रदेश खुद नहीं चाहती कि ओबीसी को आरक्षण मिले। चलिए, अब थोड़ा बालाघाट के तरक्की के सफर की बात करते हैं। कामरे जी, आप लंबे समय से यहाँ पर सियासत करते रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश की सरकार में। क्या लगता है, बालाघाट ने वो सारे मुकाम हासिल कर लिए जो उसकी क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, या कहीं कुछ बच रहा है? और अगले कुछ सालों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है कि मध्य प्रदेश सरकार को आप लोग क्या रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमारे जिले में इन चीज़ों की कमी है, हमें ये चाहिए? देखिए, जैसे अभी बहुत से आपने यहाँ पर अतिथियों को बुलवाए थे, जिस कैंपस में हम बैठे हैं, बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि। बालाघाट जिले जहाँ पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय, एजुकेशन के क्षेत्र में यदि ऐसे महाकौशल का नाम तो बालाघाट से ही। ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विक्की पटेल मुझे धीरे से कह रहे हैं प्राइवेट है, प्राइवेट सरकारी ये सब चीजें तो आएंगे, लेकिन इस जिले के लिए आपने इस जिले की बात किया तो जिले के अन्य अन्य योजना था कि सरकार इस तरीके की व्यवस्था और सुविधा क्यों नहीं दे पा रही? देखिए, सरकार सुविधा चाह रहे थे। एक मिनट नानू भैया, अब जैसे आपने कहा जिले के विकास की बात कही, इसमें कोई शक नहीं, हमारा जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा माहौल है। कोई भी अधिकारी यहाँ के जिले में बसना चाहता है, बहुत बढ़िया माहौल है। पर जो स्पीड होनी चाहिए, जैसे पड़ोसी प्रदेश देखिए आप, छिंदवाड़ा की देखिए, गोंदिया की देखिए। आज हमारे जिले में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल में देश में सरकार है। शासकीय मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में नहीं है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे मेडिकल हमारे जिले में नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हम धन्यवाद देंगे दिवाकर जी को कि आपके माध्यम बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मैं वाराणसी में विधायक बना, 2 साल से बना विधायक। हमारे वाराणसी में शासकीय ITI नहीं है। हमारे क्षेत्र में 2 इथेनॉल प्लांट खुले हैं, वहां लोगों को लगता है किसी रोक है वहां ITI की, तो हमारे ITI नहीं है। अभी हमने प्रयास किया, परसों हमारी मीटिंग थी जबलपुर में, हमारी सम्मानित चाची सांसद भी थी, हमने प्रयास किए कि समाज से मीटिंग थी कि जल्दी वो ITI खुले। अभी लगातार हमारा भी प्रयास, सबका सभी प्रयास कर रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड होनी चाहिए, नहीं स्पीड थोड़ी कम है। हम चाहते हैं सब मिलकर स्पीड बढ़ाएं और ज्यादा विकास हो। बहुत अच्छा माहौल है। अभी बड़ी लाइन भी शुरू हो रही है। अभी वाराणसी में हमारे, मैं वाराणसी की बात करूँ, विधायक वाराणसी की बात करूंगा, अभी हमारे वाराणसी में 25 करोड़ का 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने भूमि पूजन किया। खैरलान जी में 50 बिस्तर का 10 करोड़ हॉस्पिटल बन रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य है, हम सब मिलकर, ये चर्चा अलग बात है, हम सब मिलकर हमारा सबको प्रयास होना चाहिए कि हमारा जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, और जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। देखिए, जिले के विकास में इनके साथ। देखिए, मेरा समय तो विवेक भाई ने ले लिए। मैं तो सरदार पटेल के बारे में प्रारंभ किया था एजुकेशन के। अब आपको आपत्ति है सरदार पटेल से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो हमारी पार्टी के पहले लोह पुरुष थे, गृह मंत्री थे, उन्हें सब रियासत को किया। लेकिन मेरी बातों को आगे मैं एजुकेशन से प्रारंभ किया। देखिए, बालाघाट जिला ऐसा जिला है जहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस राह को आगे बढ़ाने का, मैं आपको बताना चाहता हूं भैया विधायक जी,
लंबे समय से सरकार आपकी भी रही है, 3 के पहले आपकी सरकार थी, 3 के पहले का अगर इतिहास अपन जानेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हम 3 के बाद के इतिहास में यदि हमारे नेता देश प्रदेश में पहुंचे, यहाँ के बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि पहुंचे और जब बालाघाट जिले के विकास की रचना किए, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में यदि कृषि महाविद्यालय आया है तो ये बालाघाट जिले के लिए गौरव की बात है कि नहीं? किसानों के लिए गौरव की बात है कि नहीं? हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि नहीं? मैं आयुष मंत्री बना, यदि मैंने मध्य प्रदेश सरकार से यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, तो मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के क्षेत्र में यदि मैंने लेकर आया तो बालाघाट के लिए, जिले के लिए अच्छी की बात है कि नहीं? यदि हमारे जिले में यदि जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, यदि विकास की दृष्टि की अपन बात करें, इतने 75 साल हो गए देश को, आजादी को, लेकिन हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जागरूक हुए, आपके जैसे जनप्रतिनिधि आए हैं, तो निश्चित रूप से इस जिले के विकास को लेकर आज हम सरेखा बाईपास फ्लाईओवर पे वहां पे चल रहे हैं, आपके वहां पे भी बन रहे हैं, कटंगी, इन सारे जगह यदि हम विकास की बात करें तो बालाघाट जिले में निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, अधोसंरचना के क्षेत्र में हम बालाघाट जिले में बहुत सारे, अभी मैं जब विधायक था, मंत्री था, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 146 करोड़ रुपया का प्रेस्टाइज योजना लेके आया, ताकि 55 गांव में हमारे किसान को, जैसे हम पीएचई के माध्यम से घर तक के पानी टोटी के माध्यम से पाइपलाइन से पहुंचाते हैं, वैसे ही किसान के खेत तक के पानी पहुंच जाए और पानी जितनी आवश्यकता है किसान को, हम उस पेस्टाइज योजना से वो करें। उसके बाद जो हमारा सरेखा कुमादई है, उस सरेखा कुमादई में हमने 275 करोड़ रुपए की योजना, पेस्टाइज योजना, ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। ये तो आपने चुनाव में भी बताया ही होगा ना, जो किया है आपने। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या विजन है आपका, बालाघाट विकास की रफ्तार किस तरीके से और तेज करे? मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? आप ही की पार्टी की सरकार है, और क्या आप लोगों ने प्रपोजल भेजे हुए हैं या बताया है कि भाई मेडिकल कॉलेज तो पेंडिंग एक घोषणा है, नया क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, मेडिकल कॉलेज की भी हमारी चिंता है और मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पे चिंता कर रही है। अन्य क्षेत्रों में जो हम अपने जिले को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारा का सारा हमारा प्लान भी है। और बालाघाट जिले, आज हम एनएच से बालाघाट जुड़े हैं, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जितने हो सकते हैं रेलवे के माध्यम से, ये सारा का सारा हमारे सांसद जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री हैं, सारे के सारे लोग इस पर चिंतन भी कर रहे हैं। बालाघाट जिला निश्चित रूप से पहले की और आज जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से और बढ़ेगा। मौसम जी, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, पहले के मुकाबले आप थोड़ा सा आप शालीन हो गई हैं, गंभीर हो गई हैं, माफ कीजिए, शालीन पहले भी थी, गंभीर हो गई हैं। क्या माने कि अगले चुनाव की तैयारी है? मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए भाजपा मेरा परिवार है, और व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए समाज सेवा में सक्रिय नहीं हूं। जब जहां जैसा मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार करके आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू गिव माय 100% और वही आगे करती रहूंगी। क्या उम्मीद कर रही हैं मध्य प्रदेश सरकार से, क्या बालाघाट को मिले और ऐसी क्या चीजें आप लोगों ने मांगी हैं? देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 250 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया, और चूंकि कार्यक्रम कटंगी में था तो अकेले कटंगी में लगभग 150 करोड़ की सौगात वो देके गए। वो तो अभी झांकी है, मैं कहूंगी पिक्चर अभी बाकी है। 2000 करोड़ की हाईवे हमारे बालाघाट से सिवनी के 2000 करोड़ की स्वीकृति मिली है। हमारी रेल परियोजना, रेल का जो लंबे समय से, क्योंकि ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब 1996 में पहली बार मेरे पिता गौरीशंकर जी बिसेन सांसद बने, तो रात के 1:30 बजे उन्होंने बजट पर अनुमोदन के लिए उन्होंने मांग करी। पहला उन्होंने बजट के लिए बात करा रखा था, और उसके बाद जब जब हमारे सांसद बने गति पकड़े। लेकिन यही कमलनाथ जी जो बालाघाट को गोद लेने की बात करते थे, और इनकी यूपीए की सरकार ने हमारा जो पर्यावरण के अड़चनों को क्लियरेंस नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ से सांसद बीजेपी के चुने, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला, उसको गति मिली। और आज ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सांसद भी बैठी है कि अब रीवा से भी हमारी ट्रेन शुरू हो चुकी है, पूना से भी ट्रेन शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में और महानगरों से हम जुड़ेंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल आवश्यकता मानव जीवन की बिजली, पानी, सड़क है। 2003 के पहले इसी मूल आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश तरस रहा था।
बालाघाट भी उससे अछूता नहीं था। रोटी कपड़ा मकान मानव जीवन की आवश्यकता है, जिसको देने का काम मैं दावे से कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचार, और चूंकि आज हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है, जिनका अंत्योदय, जिनका मूल मंत्र है, जिस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, हमारी तमाम सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की गाथा से जोड़ना चाहते हैं। और इसलिए हम सबका सामूहिक प्रयास हैगा। विचारधारा जरूर अलग हो सकती है, लेकिन चाहे विक्की भैया हो, चाहे हमारे नानू भैया हो, हमारे जितने बालाघाट जिले के 1-2 जनप्रतिनिधि को छोड़ दें तो बाकी सबका समन्वय इतना अच्छा है कि हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के मानचित्र में अंतिम छोर का हमारा बालाघाट मध्य प्रदेश में पहला नंबर का बालाघाट बने। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, स्वरोजगार में, हर दृष्टि से बालाघाट अपनी अलग दोनों नाम, और दर्शक भी दोनों नाम जानना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं दो जिनको आप छोड़ रही हैं? देखिए, नाम बोलने से क्या है, मैं चाहूं तो नाम भी ले लूं, लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं आना चाहती हूं। समझदार के लिए इशारा काफी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जोरदार सेशन रहा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश और खासकर बालाघाट की राजनीति, सियासत की बातचीत हुई है इस दौरान, और सभी ने दावा किया है कि सब मिलजुल कर बालाघाट के विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांवरे जी, विक्की भाई, चलिए धन्यवाद आपको। मैं प्रवीण जी से निवेदन करूंगा, वो आए मंच पर। विवेक पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे प्रवीण दुबे। रामकिशोर कांवरे जी को, भाजपा के जिला अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे सर। मौसम बिसेन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे प्रवीण जी।